हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं पेपर कोड G274 का। बुक का नाम हो जाएगा समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, कॉन्टेम्पोरेरी पॉलिटिकल थ्योरी। तो MA प्राइवेट फर्स्ट ईयर के लिए हम आपके लिए कराने वाले हैं। तो हम साथियों उस श्रृंखला को करा रहे हैं जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उनका आपके लिए रिवीजन करा रहे हैं, और अपलोड हमने वो सभी आपके लिए 2024 में कर दिए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये हमारी 5वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए। आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी करे हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो ये आपका तीसरी यूनिट हो जाएगी, न्याय पर संवाद। क्या? न्याय पर संवाद। ये आपकी तीसरी यूनिट है। ये आपका मेरठ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। जॉन रॉल्स के सामाजिक न्याय की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। जॉन रॉल्स के सामाजिक न्याय की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, अथवा जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत क्या हैं। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा। तो जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा, इसको उत्तर में हम लिखेंगे हेडिंग डालकर। तो इसका उत्तर है आज विश्व क्या कि आज विश्व में उदारवाद एकमात्र वैश्विक विचारधारा है तथा उसका सबसे महत्वपूर्ण विचारक जॉन रॉल्स है। जॉन रॉल्स जीवन पर्यंत केवल न्याय के सिद्धांत के बारे में ही निरंतर चिंतन प्रक्रिया में न्याय के सिद्धांत को ही परिमार्जित करता रहा। जॉन रॉल्स के पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में ही उसने न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज की विवेकीकृत एवं तर्कपूर्ण संरचना प्रस्तुत की। इसके फलस्वरूप न केवल उदारवाद एक प्रमुख राजनीतिक चिंतन के रूप में स्थापित हुआ, अपितु राजनीतिक चिंतन की शास्त्रीय परंपरा, जिसमें राजनीतिक अवधारणाओं की अमूर्तता पर या अमूर्तता का स्तर बहुत ऊंचा था, उसका भी पुनर्जागरण हुआ। जॉन रॉल्स ने राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा को प्रतिस्थापित कर आधुनिक राज्य की संरचना में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने का प्रयास किया। इसी कारण जॉन रॉल्स को राजनीतिक चिंतन के पुनरोदय का जनक भी माना जा सकता है। 20वीं शताब्दी में जॉन रॉल्स की वही स्थिति है जो यूनानी राजनीतिक चिंतकों में प्लेटो की थी। मध्य युग में थॉमस एक्विनास की 18वीं में यानी कि 18वीं में या 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट की तथा 19वीं शताब्दी के अंत में कार्ल मार्क्स की थी। रॉल्स के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, जैसे सत्य चिंतन का प्रथम सद्गुण है। इसलिए वह एक ऐसी आदर्श समाज की संरचना करना चाहता है जो न्याय पर आधारित हो। रॉल्स का न्याय प्राकृतिक न्याय न होकर सामाजिक न्याय है। रॉल्स यह मानता है कि उचित न्याय के लिए न्याय के सिद्धांत की प्रक्रिया भी उचित ही होनी चाहिए। प्रक्रिया को महत्व देने के लिए रॉल्सीय न्याय को प्रक्रियात्मक न्याय भी माना जाता है। आगे देखते हैं, वितरणात्मक न्याय के संबंध में जॉन रॉल्स के सिद्धांत की पाश्चात्य जगत में बहुत प्रशंसा हुई है। यह न्याय सिद्धांत पूंजीवादी और गैर पूंजीवादी समाजों में जीवन की उपलब्धियों में श्रेणीगत विभेदों का औचित्य बताता है। मैकफर्सन का मत है कि रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सामान्य सिद्धांत बहुत मुश्किल से ही आर्थिक न्याय के रूप में पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसका प्रस्थान बिंदु ही सामुदायिक व्यक्तियों के दावों में निहित है और वह कल्पना कर लेता है कि बाजार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना व्यक्ति का जन्मजात और बुनियादी गुण है, जबकि आर्थिक न्याय की संकल्पना है कि सामाजिक आदर्शों और नैतिक मूल्यों को अव्यक्तिगत यानी कि अवैयक्तिक बाजार व्यवस्था के मूल्यों पर प्राथमिकता देनी चाहिए और उनके द्वारा नैतिक मानकों के क्षरण को सहन नहीं करना चाहिए। रॉल्स का न्याय सिद्धांत आर्थिक न्याय के सिद्धांत के अभिलक्षणों को पूरा करता है, क्योंकि यह सुझाव देता है कि नैतिक सिद्धांत के द्वारा समाज में वितरणात्मक प्रबंधकों का
विनिमय किया जाए। इस तर्क को सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित आय के पुनर्वितरण की राशि पर कठोर सीमा निर्धारित करता है। इस सीमा का निर्धारण प्रचलित बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों के द्वारा किया गया है। वितरणात्मक न्याय का उसका नैतिक सिद्धांत सुझाव देता है कि धनवानों से निर्धनों की आय का हस्तांतरण उस बिंदु पर रोक देना चाहिए जहां करों का आधिक्य आर्थिक दक्षता में इस सीमा तक हस्तक्षेप करने लगे कि वर्तमान पीढ़ी के न्यूनतम लाभान्वित लोगों के भविष्य में उन्नति की संभावना घटने लगे। आगे देखते हैं। रॉल्स के मतानुसार आर्थिक दक्षता का परीक्षण स्पष्ट रूप से प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था में लागू करना चाहिए और तार्किक रूप से उस पर पूरी तौर पर बाजार का प्रभुत्व होना चाहिए, जिसमें कर लगाने में बुद्धियों के बारे में पूंजीपतियों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया संपूर्ण अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को गिरा देती है। रॉल्स अपने वितरणात्मक न्याय का प्रतियोगी पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था के क्लासिकल प्रतिमान की सीमाओं और प्रतिबंधों के अंतर्गत क्रियान्वित करना चाहता है। इस व्यवस्था में अवैयक्तिक बाजार शक्तियां उत्पादकता और विनिवेश के स्तर को निर्धारित करती है। मैक्स फर्सन कहता है कि इस प्रकार रॉल्स का वितरणात्मक उत्पादन के पूंजीवादी बाजार संबंधों का नियंत्रण नहीं करता, बल्कि उनके द्वारा स्वयं नियंत्रित हो जाता है। और वस्तुतः उसकी यही स्थिति बुनियादी रॉल्सीय मान्यता से सुसंगत है, जिसके अनुसार सामाजिक या असामाजिक अधिकतम सुखापेक्षी व्यक्ति आधुनिक समाज की लघुत्तम इकाइयां हैं। तो रॉल्स के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है। सिद्धांत चाहे कितना आकर्षण हो, यदि वह असत्य है तो अस्वीकार्य होता है। उसी प्रकार उन संस्थाओं और कानूनों को भी, चाहे वे कितने ही सुदृढ़ और सुप्रबंधित क्यों न हो, यदि वो अन्यायपूर्ण है तो उन्हें भी अस्वीकार कर देना चाहिए। न्यायोचित समाज में समान नागरिक स्वतंत्रताओं की निश्चितता होती है। न्याय के द्वारा सुरक्षित अधिकार सामाजिक हितों की सौदेबाजी के अधीन नहीं होते हैं। उसका मत है कि सुव्यवस्थित समाज का प्रभावी विनियमन न्याय की सर्वाधिक संकल्पना के द्वारा किया जाता है। यह ऐसा समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करता है। इस समाज की आधारभूत संस्थाएं भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। रॉल्स का मत है कि अगर मनुष्यों को स्वहित की इच्छा उन्हें एक दूसरे के प्रति सावधान रहने के लिए प्रेरित करती है, तो न्याय के लिए सार्वजनिक भावना उनके समुदाय की सुरक्षा और एकजुटता को संभव बनाती है। विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों से प्रेरित मनुष्यों के बीच में न्याय की संकल्पना नागरिक मित्रता के रिश्तों की स्थापना करती है। न्याय के लिए सामान्य आकांक्षा अन्य लक्ष्यों के अनुसरण को सीमित कर देती है। न्याय की सर्वाधिक यानी कि सार्वजनिक संकल्पना सुव्यवस्थित मानवीय समुदाय के बुनियादी चरित्र का निर्माण करती है। रॉल्स मानता है कि न्याय के सिद्धांत को संस्थाओं और सामाजिक प्रथाओं अथवा राज्यों के बीच संबंधों पर लागू नहीं किया जा सकता। संविधान तथा प्रमुख आर्थिक और सामाजिक प्रबंधों जैसे चिंतन की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, प्रतियोगी बाजार उत्पादन के साधनों में निजी संपत्ति, एकल पति पत्नी परिवार आदि निर्दिष्ट तथ्य हैं। न्याय इन्हें बदल नहीं सकता। दुर्भाग्य से यह प्रणाली तीव्र विषमताओं को जन्म देती है, जिनका योग्यता या गुणवत्ता के आधार पर औचित्यकरण नहीं किया जा सकता है। रॉल्स कहता है कि ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में जो संभवतः किसी समाज के बुनियादी ढांचे में मौजूद होती है, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को सर्वप्रथम लागू करना चाहिए। किसी सामाजिक योजना का न्याय बुनियादी तौर से यानी कि मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के आवंटन पर तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों तथा सामाजिक दशाओं पर निर्भर होता है। अतः रॉल्स न्याय की ऐसी अवधारणा का विकास करना चाहता है जो किसी निर्दिष्ट समाज के वितरणात्मक प्रबंधकों के मूल्यांकन के लिए
एक मानदंड प्रस्तुत कर सके, परंतु उसे उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के बुनियादी सवाल से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। तो ये था इस वीडियो का क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलिए इसी तरीके से आगे कराएंगे आपको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये दोनों। रॉबर्ट नाजिक के न्याय सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। क्या? रॉबर्ट नाजिक के न्याय सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। रॉबर्ट नाजिक के न्याय सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं रॉबर्ट नाजिक का न्याय सिद्धांत। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, रॉबर्ट नाजिक प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक एनार्किक स्टेट एंड यूटोपिया, अराजकता, राज्य व शिवनलोक की शुरुआत करते हुए वे कहते हैं, व्यक्तियों के पास अधिकार है और कोई व्यक्ति यह समूह उन्हें छू नहीं सकता। ऐसा करना उनका उल्लंघन होगा। ये अधिकार इतने सशक्त व व्यापक हैं कि वे इस प्रश्न को जन्म देते हैं कि क्या राज्य व उसके अधिकारी कुछ कर भी सकते हैं। प्राकृतिक राज्य में निवास करने वाले ऐसे विवेकशील, स्वार्थी व अधिकार प्राप्त तथा हॉब्स की परिकल्पना के अनुसार सभी से युद्ध जैसी स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के लिए यह पुस्तक उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती है। आगे नॉजिक, क्या? नॉजिक इस प्रश्न का उत्तर 3 भागों में देता है या देते हैं और उसी के अनुरूप उन्होंने पुस्तक को 3 खंडों में बांटा है। प्रथम खंड में वह जानने का प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की अराजकता को छोड़कर विवेकशील लोग कैसे आम सहमति से राज्य जैसे किसी संगठन का निर्माण कर सकें। इस खंड में वह अराजकतावादियों के विरुद्ध तर्क देकर यह सिद्ध करते हैं कि यह प्रभावी संरक्षक समुदाय राज्य जैसी चरित्र अर्थात बाध्यकारी व हिंसा पर एकाधिकार रखने के बावजूद एक न्यूनतम राज्य की अवधारणा को ही प्राप्त करता है। द्वितीय खंड में वह बताते हैं कि व्यक्तियों के अधिकारों का हनन किए बिना न्यूनतम राज्य से आगे नहीं जाया जा सकता। यदि राज्य हस्तक्षेप कर किसी भी प्रकार अधिकारों का पुनर्वितरण करता है तो यह उन व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा जिनसे राज्य स्वयं अधिकार प्राप्त करता है। और तृतीय खंड में वह दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी तृतीय खंड में वह बताने के या दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक न्यूनतम राज्य बाध्यकारी व सक्रिय समाज से तालमेल बैठाकर एक स्वयंलोकीय आदर्श का निर्माण करता है। नॉजिक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य न तो अराजकतावादियों को यह दिखाकर पराजित करना था कि बिना अधिकारों के उल्लंघन के भी राज्य की स्थापना हो सकती है और न ही अपने स्वयंलोक को आदर्श व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था या करना था, वरन यह कि न्यूनतम राज्य से अधिक किसी भी राज्य की अवधारणा व्यक्तिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और इसलिए अन्यायपूर्ण है। इसी बिंदु पर नॉजिक की सर्वाधिक रुचि थी और यहीं पर उनकी पुस्तक समाज विज्ञान की समकालीन प्रवृत्तियों से टकराती है। रॉल्स वितरणात्मक न्याय की वकालत करते हैं। नॉजिक इसके विरोध में वितरणात्मक न्याय सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, फिर अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। नॉजिक उदाहरण देते हैं कि कैसे वितरणात्मक न्याय भू संपत्तियों के वितरण में न्याय की समस्या खड़ी कर देता है, क्योंकि वहां पूर्वाग्रह काम करता है। उनके अनुसार भूस्वामित्व के संबंध में एंटाइटलमेंट सिद्धांत ज्यादा ठीक है। इस सिद्धांत के 3 घटक हैं। कौन से सिद्धांत के? एंटाइटलमेंट के 3 घटक हैं। पहला हो जाएगा भूस्वामित्व प्राप्त करने में न्याय। तो न्याय सिद्धांत के अनुसार भूस्वामित्व प्राप्त करना। दूसरा, भूस्वामित्व हस्तांतरण में न्याय। किसी अन्य सिद्धांत के अनुसार हस्तांतरित भूमि प्राप्त करना। तीसरा, अन्याय का निराकरण। उपयुक्त विधियों 1 व 2 के अतिरिक्त किसी भी अन्य विधि से भूस्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार किसी को नहीं। यदि किसी के पास इन 2
विधियों के अलावा किसी अन्य विधि से भूस्वामित्व प्राप्त है तो वह अन्यायपूर्ण है और उस अन्याय का निराकरण आवश्यक है। अर्थात निराकरण के लिए उन परिस्थितियों को पैदा करना होगा जिसके अंतर्गत न्यायपूर्ण स्वामित्व व हस्तांतरण संभव हो सके। आगे देखते हैं। नॉजिक न्यायपूर्ण स्वामित्व व न्यायपूर्ण हस्तांतरण को परिभाषित नहीं करते हैं और न ही यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायपूर्ण स्वामित्व व हस्तांतरण के लिए उपयुक्त पात्र कौन है, किंतु उनके सिद्धांतों के अनुसार भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने की प्रक्रिया में ही न्याय को देखा जा सकता है, जबकि रॉल्स उपयोगितावादी और अन्य वितरणात्मक सिद्धांतवादी भू स्वामित्व प्राप्त करने की प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं और केवल वितरण पर ही ध्यान देते हैं। अपने ऐतिहासिक सिद्धांत की तुलना में वह उन्हें अंतिम उत्पाद सिद्धांत की संज्ञा देते हैं। अगला, ऐसे सिद्धांतों के अंतर्गत वितरणात्मक न्याय को यदि कानूनी स्वरूप दे दिया जाए तो प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण सामाजिक उत्पाद के एक अंश पर कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा, बिना यह चिंता किए कि कौन उस उत्पाद का वर्तमान स्वामी है और उसे उस स्वामित्व कैसे प्राप्त हुआ है, उसे उस पर स्वामित्व कैसे प्राप्त हुआ है। यह स्वामित्वधारी नागरिकों के उत्पादों में आंशिक स्वामित्व प्राप्त करने जैसा है। इस प्रकार नॉजिक वर्तमान राज्य के पुनर्वितरणात्मक स्वरूप को व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं मानते। इसके अंतर्गत राज्य संपन्न व्यक्तियों की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर उसे विपन्न या विभिन्न व्यक्तियों में बांट देगा। इस पूरे वितरण में भाग लेने के लिए ऐसे संपन्न व्यक्तियों को रॉल्स के न्याय पर आधारित समाज कोई लाभ भी नहीं देता। रॉल्स व नॉजिक दोनों मानते हैं कि अज्ञानता की स्थिति में भी विवेकशील लोग यह तय कर लेंगे कि सामाजिक उत्पाद का बंटवारा कैसे हो, लेकिन ऐसा ही क्यों? इसके पूर्ण सामाजिक समझौते का प्रश्न उठता है कि लोग कौन से अधिकार उस सामूहिकता जैसे राज्य या सामान्य इच्छा को देंगे और कौन से अधिकार अपने पास रखेंगे। जब इस प्रश्न का निपटारा हो जाएगा तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि भूस्वामित्व के पुनर्वितरण का क्या परिणाम होगा। जैसा कि हम जानते हैं, रूसो अपने अधिकारियों रूसो सभी अधिकारों के हस्तांतरण की बात करता है, पर लॉक सीमित अधिकारों को ही राज्य को सौंपता है। लेकिन जब ऐसा कोई भी सामाजिक समझौता हो जाएगा तब इस बात की संभावना ही कहाँ रह जाएगी कि लोग यह तय कर सकें कि सामाजिक उत्पाद का बंटवारा कैसे हो। जैसा कि रॉल्स या नॉजिक सोचते हैं, व्यक्ति के लिए सुरक्षित अधिकारों के क्षेत्र में यदि व्यक्ति के अपने श्रम से पैदा की गई या दूसरे के द्वारा स्वेच्छा से दी गई संपत्ति को रखने का हक है तो नॉजिक का एंटाइटलमेंट सिद्धांत निकलता है। लेकिन यह यदि सभी अधिकार सामूहिकता को हस्तांतरित हो जाए जैसे रूसो में, तब रॉल्स के वितरणात्मक न्याय की तरफ बढ़ा जा सकता है। अतः नॉजिक की मान्यता है कि अज्ञानता की मूल स्थिति में विवेकशील लोग रॉल्स के भिन्नता सिद्धांत तक नहीं पहुंच सकते। सही है कि यह कि उससे वितरणात्मक न्याय के किसी सिद्धांत तक नहीं पहुंचा जा सकता गलत है। वास्तव में वे ऐसी ही किसी सिद्धांत का चयन कर सकते हैं, क्योंकि मूल स्थिति में लोग उन अधिकारों का निर्धारण करेंगे जिन्हें वे एक व्यक्ति के रूप में तथा एक सामूहिकता के रूप में प्रयोग कर सकें, और यही निर्धारण इस बात को तय करेगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेगा और उसे प्रभावित करने के लिए केंद्रीय सत्ता क्या करेगी या क्या कर सकती है। हम नॉजिक से पूछ सकते हैं कि उसके एंटाइटलमेंट के सिद्धांत की शुरुआत समाज में कैसे होगी। चाहे भले ही हम व्यक्तिगत अधिकारों से शुरू करें, पर एंटाइटलमेंट सिद्धांत तो सामूहिक रूप
से ही लागू होगा तथा वैधता प्राप्त करेगा। पर यह वैधता आएगी कैसे? अज्ञानता की मूल स्थिति में विवेकशील लोगों के समझौते द्वारा। इस प्रकार नॉजिक के एंटाइटलमेंट सिद्धांत के लिए सामाजिक समझौते की अपरिहार्यता स्वयं सिद्ध है। अगला, यदि ऐसा है तो लोग अपने श्रम से उपजे उत्पाद पर पूर्ण स्वामित्व के अतिरिक्त कोई और निर्धारण सीमित स्वामित्व क्यों नहीं करते? अपनी संपन्नता के दौरान हम कुछ ऐसे टैक्स क्यों नहीं देते जो विपन्नता में हमारा सहारा बन सके? क्यों नहीं हम मूल स्थिति में अपने स्वामित्व के एक अंश को समाज को देने की व्यवस्था करते हैं जो हमारी गरीबी के दिनों में हमें राहत दे? पर ऐसी किसी अंश को देना इस बात पर निर्भर करेगा कि हम संपन्नता व विपन्नता में अपने हित को कैसे देखते हैं। यहाँ पर अंश महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि यह मान लिया जाए कि ऐसा किया जाना चाहिए, तब नॉजिक का एंटाइटलमेंट सिद्धांत कैसे ठहरेगा? लोग किसी ऐसे अंश को रखकर अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। यदि वे इस अंश को राज्य को सौंपते हैं तो राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों को करने में इस अंश का पुनर्वितरण कर सकता है, जो नॉजिक के न्यूनतम राज्य की अवधारणा के विरुद्ध होगा। वह एक पूर्ण कल्याणकारी राज्य भी बन सकता है। इस पर नॉजिक की क्या प्रतिक्रिया होगी? संभवतः नॉजिक मूल स्थिति में अज्ञानता के पर्दे के विचार पर चोट करेगा, जिस विचार पर उसकी जोरदार असहमति थी। यदि अज्ञानता के पर्दे को त्याग दिया जाए तो लोग, यानी कि वे लोग राज्य को ज्यादा शक्ति देंगे या राज्य को ज्यादा शक्ति देने की वकालत करेंगे, जो यह जानते होंगे कि वे राज्य पर ज्यादा नियंत्रण रखेंगे, और वे लोग कमजोर राज्य की वकालत करेंगे जो जानते हैं कि वे ऐसा नियंत्रण न रख सकेंगे। अमीर लोग अपने उत्पाद पर पूर्ण स्वामित्व की मांग करेंगे, वही गरीब लोग अमीरों पर ज्यादा टैक्स की बात करेंगे। इस प्रकार अज्ञानता के पर्दे के बिना विवेकशील स्वार्थी लोग बराबर एक संघर्ष की स्थिति में रहेंगे, पर अज्ञानता के पर्दे में रहने पर लोग अपनी दोनों ही स्थितियों, संपन्नता व विपन्नता की परिकल्पना कर सकते हैं। अतः मूल स्थिति में यद्यपि हम स्वार्थी लोगों से शुरुआत करते हैं, पर फिर भी वहां हम एक न्यायपूर्ण समझौते पर सर्वसम्मति से पहुंच पाते हैं। तो ये थे आपके तीसरी यूनिट के क्वेश्चन। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। अगली यूनिट है हमारी चौथी, संवाद एवं तर्क वितर्क फर्स्ट। संवाद एवं तर्क वितर्क फर्स्ट। तो चलिए यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो जय हिंद साथियों।